अगुरु लघु देह पमाणु संहार सपदो चेदा अस्मुहद्दो व्यवहारा नियच्चय नियच्चन यदो असंख्य देशो वा। इसको आगे हिंदी में भी देख लेते हैं। समुद्घात बिन तन माप में, संकोच से विस्तार से, व्यवहार से यह जीव असंख्य प्रदेश में परमार्थ से। भैया आप थक क्या जाते हो बता तो रखा है हिंदी यहाँ हम पर? पढ़ दें, उसको समझा आप क्या बता देना। रखा है इधर? देखो क्या बता रखा है, अगर गाथा से भी आप पढ़ो ना तो आपको गाथा में भी समझ में आ जाएगा। अणु गुरु, अणु गुरु, अणु का मतलब होता है संकोच और गुरु का मतलब विस्तार, है ना। संकोच विस्तार देह प्रमाण, देह प्रमाणो मतलब देह प्रमाण है। कौन? जीव के प्रदेश। जीव के प्रदेश कैसे होते हैं? संकोच विस्तार वाले होते हैं। यानी कि एक इंद्रिय जीव जिसका शरीर एक अणु मात्र के बराबर होता है, एक परमाणु जो होता है उसके बराबर एक इंद्रिय जीव का शरीर होता है, निगोदी जीव, जो सूक्ष्म निगोदी जीव होता है। ठीक है, तो उसके भी शरीर में आ जाता है। और जब समुद्रघात के समय समय पर असंख्यात लोक प्रमाण, जो पूरा जो लोकाकाश है उसके बराबर भी जीव के प्रदेश फैल जाते हैं, है ना। तो इसको उदाहरण देते हैं, कैसे देते हैं कि जैसे दीपक होता है, दीपक को आप, चलो अब तो खैर लाइट हो रही है, लाइट को आप जो है बल्ब जलाया, सीएफएल जलाई, 6x6 के कमरे में रख दो, और 600x600 के और 6000x6000 के कमरे में रख दो, तो लाइट जितने बड़े कमरे में होगी उतना प्रकाश करेगी, छोटे में होगी तो उतने एरिया में प्रकाश करेगी। तो ऐसे ही जीव के प्रदेश होते हैं। जीव के प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, जीव के प्रदेशों का आकार अपने शरीर प्रमाण होता है, या फिर समुद्रघात के समय छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो जाता है, असंख्यात लोक प्रमाण भी हो जाता है। ये जो है हमारे जीव के प्रदेशों की खासियत है, स्पेशलिटी है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, यहां पढ़ते हैं स्क्रीन पर कि निश्चय से, एक सेकंड बड़ा कर लो। ये थोड़ा सा साइज बड़ा कर लो। हम्म, क्या बोलते हैं कि निश्चय से जीव के कितने प्रदेश हैं, वह कितनी जगह घेरते हैं, इस संबंध में नयों की अपेक्षा बताते हुए इस गाथा में कहा गया है। यद्यपि जीव निश्चय नय से लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश वाला है, जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, किंतु व्यवहार नय से जीव अपने संकोच और विस्तार स्वभाव के कारण समुद्रघात अवस्था को छोड़कर, छोड़कर मतलब उसको, जब समुद्रघात की अवस्था नहीं होती है, समुद्रघात क्या होता है अभी पढ़ेंगे, समुद्रघात की अवस्था जब नहीं होती है तो छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण में रहता है। क्या मतलब है कि एक इंद्रिय जीव जिसका एक परमाणु के बराबर शरीर है, उसमें भी असंख्यात जीव के प्रदेश आ जाते हैं, जीव के असंख्यात प्रदेश आ जाते हैं, इतना संकोच हो जाता है। और अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे बड़ा जानवर जो माना जाता है, मैं इस पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, लोक आकाश की बात कर रहा हूं, वो जानवर माना जाता है मत्स्य, महामत्स्य, जो लवण समुद्र में होते हैं, स्वयंभू समुद्र में, वहां महामत्स्य जो होता है 500 योजन से भी बड़ा होता है वो, उसमें भी आ जाते हैं। और जब समुद्रघात की अवस्था होती है, समुद्रघात क्या होता है, अपने मूल शरीर को, जैसे ये मेरा शरीर है, आपका शरीर है, अपने इस मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का उससे बाहर निकलना, किससे? शरीर से बाहर निकलना, लेकिन शरीर को छोड़ा नहीं है, उससे बाहर निकल गया है, वो जीव के प्रदेश जो है इतने फैल गए हैं, शरीर वहीं की वही है पूरे लेकिन लोक जीव में। के प्रदेश जो हाँ। है वो फैल गए हैं। और कितने फैल गए हैं?
लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों के बराबर। ठीक है, लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उसके बराबर जीव के शरीर फैल जाते हैं। ठीक है, अब समुद्रघात भैया, क्या कितने होते हैं, विस्तार क्या होता है, पढ़ेंगे। हाँ जी, बताइए। जो लोकाकाश बोल रहे हैं तो जो लोक की शेप है उसी आकार में फैलते हैं ना पूरे लोक में। हाँ, मतलब कह सकते हैं, है ना, क्योंकि कि जो ये लोग कहते हैं ना जितने कि जो भी निगोदिया लोग को भी। की, अब जो भी लोग की शेप हो, मतलब अब ऐसी है या हाँ जैसी भी शेप है लोग की, ठीक है, उसी हाँ हाँ। आकार में, 1 इंच भी कम ज्यादा नहीं, उसी आकार में वो लोक के प्रदेशों के बराबर वो जीव के शरीर फैल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर क्या कह रहे समुद्र, हैं, अभी भैया पढ़ेंगे आगे समुद्रघात। समुद्र घास के बारे में हमारी बुक में दिया पढ़ेंगे हुआ है 22 पेज पे। पढ़ेंगे। क्या अर्थ, हाँ वही अर्थ कह रही पढ़ हूँ लिया, है ना। अब व्याख्या क्या बोल ठीक। रहे हैं कि संख्या अपेक्षा से जीव के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात ही रहते हैं। मतलब क्या, कि जीव के प्रदेशों में कमती बढ़ोतरी नहीं होती। कि मतलब ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल जीव के 1000 प्रदेश हैं, तो वो चींटी के आकार में जाएगा तो 100 रह जाएंगे, और हाथी के आकार में जाएगा तो 10,000 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, एक भी प्रदेश की कमती या बढ़ोतरी नहीं होती। उनका बस संकोच विस्तार, साइज घटता बढ़ता है, केवल साइज घटता बढ़ता है। उनके प्रदेशों की जो संख्या है वो तो असंख्यात ही रहती है, उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, और कितनी संख्या है, जितने लोक के असंख्यात प्रदेश है उतनी ही जीव के प्रदेशों की संख्या है, वो उतनी ही रहती है। फिर क्या कहते हैं कि किंतु संसार दशा में जीव का आकार एक सा नहीं होता। जिस भी जीव का जो शरीर होता है उस शरीर के हिसाब से उसके उसके प्रदेशों का आकार वैसा हो जाता है। वे प्रदेश अपने कारण से, और ये संकोच विस्तार की शक्ति होती है किसमें, जीव के प्रदेशों में, जीव में शक्ति है कि वे प्रदेश अपने कारण से संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। जीव के प्रदेशों का आकार संसार में शरीर के संबंध से होता है। अब जो भी चीज हमने पढ़ी थी ना, जो भी चीज पर के निमित्त से हो वो व्यवहार में कही जाती है। तो ये जो शरीर है ये पर है, और जो जीव का आकार है अभी, वो भी शरीर के हिसाब से है, यानी कि पर के ऊपर निर्भर है, निमित्त से है, निर्भर तो नहीं है, निमित्त से है। इसलिए व्यवहारने से ये कहा जाता है कि जीव का आकार उसके शरीर के प्रमाण के बराबर होता है। लेकिन यथार्थ में तो जीव का आकार उसके जो लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतना ही होता है। ठीक है, और एक चीज और है, जो आकार है वो एक गुण डिसाइड करता है। किसी को ध्यान है कौन सा गुण डिसाइड करता है आकार को? प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण जो हर द्रव्य में होता है, जिसके कारण से हमने पढ़ा था, अब भूल, पिछली भी बुक से ना थोड़ा पलट के देख लेनी चाहिए हमको, कि प्रदेशत्व गुण क्या करता है, जिसके कारण से किसी द्रव्य का एक निश्चित आकार होता है, वो प्रदेशत्व गुण कहलाता है। तो जीव में भी वो प्रदेशत्व गुण है। ठीक है, जिस कारण से हमारे अंदर हमारा भी एक आकार है, जीव का भी एक आकार है। जी, शरीर के आकार से छोटे बड़े रूप जो होने पर भी जीव के असंख्यात प्रदेशों की संख्या उतनी की उतनी ही रहती है। यानी संख्या में कोई भी घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती। एक किसी भी समय एक भी प्रदेश कम बढ़ नहीं होता, वह दूसरे द्रव्य के प्रदेशों के साथ एक में भी नहीं हो सकता। मतलब दूसरे द्रव्य कौन, मैं दूसरे द्रव्य में पुद्गल की बात नहीं कर रहा। दूसरे द्रव्य का मतलब यहाँ आचार्य श्री का मतलब ये है कि मैं
और आपका द्रव्य भी एक साथ नहीं मिल सकता, मतलब जो एक जीव है वो दूसरे द्रव्य के साथ भी एक मेव नहीं हो सकता, एक दूसरे में नहीं जा सकता, एक में एक नहीं हो सकता। मूल शरीर को, अब समुद्घात के बारे में बता रहे हैं कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। उसके 7 वेद हैं, 7 तरीके के समुद्घात होते हैं। पहला होता है वेदना समुद्घात, दूसरा है कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली समुद्घात। ठीक है, अगर समुद्घात के बारे में जानना है तो दीदी ने ये परमागम प्रवेशिका भाग 3 में भी दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं अगर आप चाहें तो, कि जैसे वेदना समुद्घात क्या होता है। वेदना समुद्घात वो होता है जब भयंकर पीड़ा होती है जीव को, भयंकर तीव्र से तीव्र वेदना, मतलब अकल्पनीय वेदना जब हो तो, एक सेकेंड, ये पढ़ हाँ, वेदना दूं समुद्घात मैं क्या भैया? होता इसमें है। देखो बुक है दीदी की ये, मैं ये वेदना कह रही थी मैं समुद्घात क्या रीडिंग कर होता दूं है, इसमें से। वेदना समुद्घात क्या होता है कि तीव्र कषाय के उदय से, तीव्र कषाय के उदय से मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर कौन, हमारा जो मूल शरीर है, जब तीव्रतम कषाय होती है, बहुत भयंकर कषाय होती है, और उसके उदय से, ठीक है, नहीं, गलत पढ़ दिया मैंने, तीव्र पीड़ा का अनुभव होने से मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे वेदना समुद्घात कहते हैं। आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये कह रही थी भैया कि ये दीदी की बुक है, इसमें से रीड कर दूं क्या? मैं तो ये कह रही थी पूरा समुद्र खाद जो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है ना बुक का। पढ़ लो पढ़ लो। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है समुद्र घात किसे कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलकर फिर शरीर के में समाने को समुद्घात कहते हैं। समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए? ये 7 प्रकार के हैं। नंबर 1 वेदना, नंबर 2 कषाय, नंबर 3 वैक्रियक, नंबर 4 मरणांतिक, नंबर 5 तेजस, नंबर 6 आहारक, नंबर 7 केवली समुद्घात। ये सब तो वेदना सीपी समुद्घात 22 पे भी दे किसे रहे हैं पूनम कहते जी। हैं? जी एक्सक्यूज मी, ये तो सब 22 पेज पर भी दे रखा है, ये सब चीजें तो इसी द्रव्य संग्रह में ही। हाँ हाँ, लेकिन रिवाइज कर रहे हैं ना हम तो। होने कंटिन्यूटी में एक चीज ही रहे। हम तो सेम ही है, बस इसमें क्वेश्चन बना के आंसर्स दिए हुए हैं। कषाय समुद्घात, कषाय की तीव्रता से जीव देशों का अपने शरीर से प्राण फैलने को कषाय समुद्घात कहते हैं, यानी इनमें 3 गुना ही फैलते हैं प्रदेश, पूरे उसमें नहीं। वैक्रियक समुद्घात में विक्रिया शरीर वाले देव और नारकी जीवों का अपने शरीर को छोटा बड़ा या अन्य शरीर रूप करने के लिए आत्मा के प्रदेशों का बाहर जाने को वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। अब है मरणांतिक। मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व नवीन पर्याय धारण करने के क्षेत्र पर्यंत आत्म प्रदेशों का बाहर निकलकर नवीन भाव के क्षेत्र यानी स्थान को स्पर्श करने को मरणांतिक समुद्घात कहते हैं। अब जिनके आयु बंध न हुआ हो, क्या उनके मरणांतिक समुद्घात हो सकता है? नहीं हो सकता। तेजस समुद्घात किसे कहते हैं? जीवों के अनुग्रह और विनाश के लिए मुनिराज के कंधों से आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को तेजस समुद्घात कहते हैं।
और ये शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। शुभ शुभ तेजस समुद्घात किसे कहते हैं? जगत को दुर्भिक्ष आदि कारणों से दुखी देखकर जिनको दया उत्पन्न हुई है, ऐसे संयमी मुनिराज के मूल शरीर को न छोड़कर ध्वल रंग का पुरुषाकार पुतला दाएं कंधे से निकलकर दुर्भिक्ष आदि दुखदायी कारणों को दूर कर वापिस मुनिराज के शरीर में ही आकर समा जाता है। इसे शुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। इसके विपरीत अनिष्ट करने वाले कारणों को देखकर जिनको क्रोध उत्पन्न हुआ है, ऐसे संयमी मुनिराज के मूल शरीर को न छोड़कर लाल रंग का बिलावाकार पुतला बाएं कंधे से निकलकर अनिष्टकारी पदार्थ को भस्म कर वापस मुनिराज के शरीर में ही समाकर अधिक देर ठहर जाए तो मुनिराज को भी भस्म कर देता है। इसे ही अशुभ तेजस समुद्घात कहते हैं। आहारक समुद्घात परम रिद्धिधारी मुनिराजों की शंका के समाधान, तीर्थों की वंदना और हिंसा से बचने के लिए मस्तक में से आहारक शरीर के निकलने को आहारक समुद्घात कहते हैं। केवली समुद्घात किसे कहते हैं? जब संयोग केवली की आयु कर्म की स्थिति कम हो और शेष तीन अघातिया कर्मों की स्थिति अधिक हो, तब अन्य कर्मों को आयु कर्म की स्थिति के बराबर करने वाले आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को केवली समुद्घात कहते हैं। ये इतना डिटेल में दिया हुआ है, इसको मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी अगर सबके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, इसमें भी कम दिया हुआ है, द्रव्य संग्रह में भी दीदी ने इसमें और ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, समुद्घात के ये हो गया। इसके पश्चात 3 गाथाओं में नए विभाग पूर्वक संसारी जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। गाथा नंबर 11। पुण विजलते वायु वायु वर्णपदी विविथा वरेन्दी विगति विगति चतु पंचखा तस जीवा होती संखादा। क्या कहते हैं इसमें कि पुंडवी मतलब पृथ्वी, जल, ते का मतलब होता है तेज मतलब होती है अग्नि, वायु मतलब वायु। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और वनस्पति मतलब वनस्पति। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदि विविध प्रकार के स्थावर और एकेंद्रिय जीव हैं। ठीक है, शंख आदि मतलब शंख आदि 2, फिर उससे बढ़ के 3, फिर 4 और 5 इंद्रिय वाले जीव त्रस जीव हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई स्थावर जीव, कई बार पढ़ा है हमने कि स्थावर जीव 5 होते हैं। कौन से? पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। और इनसे बड़े जो होते हैं, एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है, तो 2 इंद्रिय से लेके और 5 इंद्रिय वाले त्रस जीव कहलाते हैं। जीव की 2 अवस्थाएं होती हैं, संसारी और सिद्ध। संसारी जीवों के भी 2 भेद होते हैं, स्थावर और त्रस। एक इंद्रिय जीवों को स्थावर कहते हैं, ये 5 प्रकार के हैं, नाम बता दिए ऊपर। 2 इंद्रियों से लेकर और पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। शंख, सीप, इल्ली आदि 2 इंद्रिय जीव हैं। चींटी, खटमल, जू आदि 3 इंद्रिय। भंवरा, मच्छर, मक्खी आदि 4 इंद्रिय। और पंचेंद्रिय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 12वीं गाथा में बताएंगे। समणा ये एक चीज है, अमणाणेया पंचेन्द्रिय निमणा परे सव्वे बादर सुह में इंदी सव्वे पज्जत इदराय। क्या बोल रहे हैं? समणा मतलब मन सहित, मन सहित। अमणा मतलब मन रहित। ठीक है, पंचेंद्रिय जीव मन सहित और मन रहित, जिसको दूसरी भाषा में संगी और असंगी भी कहते हैं।
शेष सब जीव मन रहित हैं। कैसे दो प्रकार के जीव जानना, ऐसे दो प्रकार के जीव जानना। जो पंचेंद्रिय, देखो जो मन होता है ना वो केवल पंचेंद्रिय में होता है, बाकी पंचेंद्रिय के नीचे जितने भी जीव हैं यानी 1 से लेके 4 इंद्रिय तक सब मन रहित होते हैं। और पंचेंद्रिय में भी एक मन सहित होते हैं, कुछ जीव मन सहित होते हैं और कुछ मन रहित होते हैं। एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म दो प्रकार के होते हैं। बादर का मतलब होता है जो बाधा बने या बाधा उत्पन्न करे, यानी कि जैसे कोई बिल्कुल ठोस दीवार है, बिल्कुल ठोस दीवार, कांच की दीवार मान लो, जिसमें से पानी की एक बूंद भी आर पार नहीं हो सके, है ना, हवा भी आर पार नहीं हो सके जरा सी भी, तो जो एक इंद्रिय जीव है जो बादर होगा वो आर पार नहीं हो पाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म होगा वो उस कांच के भी आर पार हो जाता है। वो जो सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव होते हैं वो किसी भी बाधा से रुकते नहीं है, वो कहीं भी आर पार जा सकते हैं। जो आपके पीछे दीवार है वो दीवार के आर पार भी जा सकते हैं। ये सब जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। मन की उपस्थिति या अनुपस्थिति की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीवों के दो भेद हैं, ये बता ही दिया। संगी असंगी बता दिया। सैनी या असैनी ये भी बता दिया। संगी असंगी दो भेद वाले पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं। नारकी देव और मनुष्य, नारकी देवगति के जीव और संगी मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। पंचेंद्रिय के अतिरिक्त शेष सभी इंद्रिय वाले जीव मन रहित होते हैं। एक इंद्रिय जीव के दो भेद हैं, ये बता दिया, रिपीट क्यों हो रहा है ये? बादर एक इंद्रिय जीव दूसरे को बाधा देते हैं और स्वयं बाधा को प्राप्त होते हैं। वे किसी पदार्थ के आधार से रहते हैं। वे किसी पदार्थ के आधार से, मतलब जो बादर सूक्ष्म इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय जीव हैं वो किसी न किसी चीज का आधार लेके रहते हैं। और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव समस्त लोकाकाश में फैले हुए हैं, समस्त लोकाकाश में। मतलब अगर कोई ये बोले कि ये जगह वैक्यूम है या कुछ नहीं है तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि छहों द्रव्य हर जगह प्रेजेंट है। और जहां पर एक इंद्रिय से लेके, मतलब जो त्रस जीव नहीं है वहां स्थावर है, और स्थावर में भी क्या है, एक इंद्रिय जीव है। कौन से? सूक्ष्म वाले, वो हर जगह फैले हुए ठसाठस। उपरोक्त सभी जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी। जैसे कार, कपड़े, मकान आदि वस्तुएं पूर्ण और अपूर्ण होती हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। नीचे देखते हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। अब एक इंद्रिय जीवों के 4 पर्याप्तियां होती हैं, मतलब इन 4 में से कोई एक भी चीज की अनुपस्थिति होगी तो वो जीव क्या कहलाएगा? अपर्याप्तक जीव कहलाएगा। एक इंद्रिय जीवों में 2 इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीवों तक, ठीक है, 6 पर्याप्तियां होती हैं। सॉरी, 2 इंद्रिय से असंगी तक के जीवों की 5 और संगी पंचेंद्रिय जीवों को 6 पर्याप्तियां होती हैं। ये समझ में आया? और मतलब ये पर्याप्तियां कंपलसरी हैं, अगर इनमें से कोई हाँ। एक भी पर्याप्ति उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी, मतलब नहीं होगी, तो वो अपर्याप्तक जीव माना जाएगा। अब हमने ऊपर प्राण पढ़े थे, 10 प्राण पढ़े थे, 5 इंद्रिय, 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। तो उसकी दृष्टि से विचार करें तो इंद्रिय काय और आयु
ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। देखो दोबारा रिपीट करते हैं, ऊपर का पढ़ते हैं एक बार, फिर इसको कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ शरीर है ना, ये इंद्रिय, काय और आयु। इंद्रिय ऊपर है ना, ये इंद्रिय। फिर काय, काय यानी कि शरीर, राइट। और आयु, ये तीनों प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को होते हैं। श्वासोश्वास केवल पर्याप्त को ही होता है। क्या? श्वासोश्वास केवल पर्याप्त को ही होता है। अपर्याप्त जीवों में संगी व असंगी दोनों पंचेंद्रियों को श्वासोश्वास, वचन बल और मनोबल के बिना 7 प्राण होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपर्याप्त जीव की। तो क्या बोलते हैं कि श्वासोश्वास नहीं होता, वचन नहीं होता और मन भी नहीं होता, जिन संगी व असंगी दोनों में ही। अब वो आप कहोगे कि संगी फिर कैसे हो गए? भैया संगी उसकी उसकी जाति संगी है, लेकिन वो अपर्याप्तक होगा। क्या होगा? अपर्याप्तक होगा। उसकी जाति संगी है, उसको होना था लेकिन हुआ नहीं, किसी चीज की अनुपस्थिति वहां रही। और वो क्या अनुपस्थिति रही? श्वासोश्वास की रही, वचन की रही और मनोबल की रही। ठीक है, तो इसलिए वो अपर्याप्तक में गिना जाएगा। बरोबर है, वो अपर्याप्तक में गिना जाएगा। और जो अपर्याप्तक जीव हैं वो 7 प्राण के होते हैं, संगी और असंगी दोनों में। अपर्याप्तक जीवों के होने वाली पर्याप्ति, ये चार्ट बना हुआ है, देखते हैं इसमें। एक इंद्रिय में 4 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। विकलेंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय। विकलेंद्रिय मतलब क्या होते हैं कि जब एक इंद्रिय से ऊपर, समझ लीजिए एक इंद्रिय से ऊपर, वहां से लेके और असंगी पंचेंद्रिय तक, उनके 5 होते हैं। पर्याप्ति होने के लिए 5 पर्याप्तियां होना जरूरी है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और संगी पंचेंद्रिय। क्या है? श्वास और भाषा। और संगी पंचेंद्रिय में ये 6 होने चाहिए: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन। एक अंतर्मुहूर्त में पर्याप्ति पूर्ण होती है। एक अंतर्मुहूर्त मतलब हो गया कि 2 समय से लेके और 48 मिनट कम एक समय के अंदर अंदर, वो सारे जो है वो टाइम पीरियड एक अंतर्मुहूर्त कहा जाता है। उसमें पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। अपर्याप्त जीव एक सांस में, तो एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि निगोद में जाके क्या करते हैं, 18 बार में जन्म, 18 एक सांस में 18 बार जन्मते मरते हैं। तो वही एक कौन होते हैं? वो अपर्याप्तक जीव होते हैं, एक सांस में 18 बार जिनका जन्म मरण होता है। अब वो एक श्वास क्या होती है कि एक बार नाड़ी चलने में जितना समय लगता है उसे श्वास कहते हैं। 48 मिनट में 3773 श्वास होते हैं। संक्षेप में अगर कहें तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। अतः कुल मिलाकर जीव के 14 भेद हो गए। कुल मिलाकर जीव के 14 भेद हो गए। इन 14 भेदों को जीव समास भी कहते हैं। ठीक है, ये आगे आएगा, इसलिए अभी हम इसको नहीं ले रहे। जिसके द्वारा अनेक प्रकार से जीव के भेद जाने जा सके उन्हें जीव समास कहते हैं। ये आगे आएगा, इसलिए हम इसको यहां नहीं ले रहे हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। जीव में अन्य किन किन दृष्टियों से भेद किए जाते हैं, उन्हें अन्य किन किन रूपों में हम खोजते हैं, इन शंकाओं के समाधान आगे 13वीं गाथा में किया जाएगा। और अभी ये टाइम इसको ओवर होने वाला है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूं। 1 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है।